तो चलिए सीधे चलते हैं मिडिल ईस्ट, जहां इस वक्त जबरदस्त उथल-पुथल मची हुई है। और पता है क्या, जो कहानी दुनिया सोच रही थी असल में वो हो ही नहीं रही है। मतलब कागजों पर तो सब कुछ बड़ा सीधा-साधा लग रहा था। उम्मीद थी कि ईरान पंगु हो जाएगा, उसका नेतृत्व खत्म हो जाएगा। लेकिन हकीकत तो बिल्कुल उलट है। हर तरफ मिसाइल हमले हो रहे हैं, अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाया जा रहा है और ग्लोबल मार्केट में तो जैसे भूचाल आ गया है। तो सवाल यही उठता है कि एक ऐसा देश जिसका नेतृत्व खत्म हो चुका है, जो कमजोर पड़ चुका है, वो दुनिया की सबसे ताकतवर मिलिट्री से इतनी असरदार टक्कर कैसे ले रहा है? यही वो बड़ी पहेली है जिसे आज हम एक एक करके सुलझाएंगे। चलिए समझते हैं ईरान के इस हैरान कर देने वाले पलटवार के पीछे की कहानी। तो सबसे पहले बात करते हैं इस जवाबी हमले की। देखिए, इसकी शुरुआत इतनी तेजी से हुई और इसका स्केल, मतलब इसका पैमाना इतना बड़ा था कि सब हैरान रह गए। ईरान ने सिर्फ अपने देश में बैठकर डिफेंड नहीं किया, नहीं, उसने एक साथ एक कोऑर्डिनेटेड तरीके से पूरे रीजन में हमलों की झड़ी लगा दी। इजराइल से लेकर बहरीन, यूएई, इराक, हर जगह। और निशाने पर कौन थे? सिर्फ मिलिट्री बेस नहीं, बल्कि अहम आर्थिक ठिकाने भी। और बात यहीं खत्म नहीं हुई। सोचिए, उन्होंने अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस अब्राहम लिंकन तक को निशाना बना डाला। यह अमेरिका के हालिया मिलिट्री इतिहास में एक ऐसी चीज है जो पहले कभी नहीं हुई। मतलब ये एक बहुत ही बड़ा कदम था जिसने इस पूरे संघर्ष का रुख ही बदल दिया। तो अब ये जो हमले हो रहे हैं, ये कोई अफरा तफरी में नहीं हो रहे। इसके पीछे एक बहुत सोची समझी 3 आयामी रणनीति है। एक ऐसी स्ट्रैटेजी जिसका सिर्फ एक मकसद है, ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाना। तो ये 3 मोर्चे कौन से हैं? पहला, अमेरिकी मिलिट्री ठिकानों पर सीधा हमला करो, उनके सैनिक और महंगे साजो सामान तबाह करो। दूसरा, दुनिया के तेल सप्लाई लाइन यानी हॉर्मुज जलडमरू 3 को चोक कर दो ताकि पूरी दुनिया में आर्थिक खलबली मच जाए। और तीसरा, अमेरिका के जो सहयोगी देश हैं उनके आर्थिक सेंटर्स पर हमला करो ताकि वो अमेरिका पर दबाव डालें। मतलब एक साथ मिलिट्री, इकोनॉमी और डिप्लोमेसी, तीनों पर वार। और इस आर्थिक जंग का असर देखिए, एक ही दिन में कच्चे तेल की कीमतें 13% तक उछल गईं। दुनिया की बड़ी बड़ी शिपिंग कंपनियों ने उस रास्ते से जाना ही बंद कर दिया। और दुबई जैसे बड़े बिजनेस हब्स पर हमले करके ये साफ संदेश दिया गया कि यहां अब बिजनेस करना सेफ नहीं है। मकसद बिल्कुल साफ था, इस लड़ाई की कीमत इतनी बढ़ा दो कि दुनिया इसे झेल ही ना पाए। लेकिन यहां फिर वही सवाल आकर खड़ा हो जाता है, एक देश जिसकी सेंट्रल लीडरशिप ही खत्म हो चुकी हो, वो इतनी कॉम्प्लेक्स स्ट्रैटेजी को लागू कैसे कर रहा है? इसका जवाब छिपा है ईरान की कोर मिलिट्री डॉक्ट्रिन में। यही वो बड़ा सवाल है जिसने अमेरिकी और इजरायली स्ट्रेटेजिस्ट्स को भी उलझा कर रख दिया है कि आखिर एक लीडरलेस देश इतना कोऑर्डिनेटेड वॉर लड़ कैसे सकता है। इसका जवाब है मोज़ेक डिफेंस स्ट्रैटेजी। ये एक विकेंद्रीकृत, मतलब डिसेंट्रलाइज्ड मिलिट्री सिद्धांत है। इसमें पूरे देश को 31 ऑटोनॉमस यानी स्वायत्त यूनिट्स में बांट दिया गया है। हर यूनिट अपने दम पर लड़ सकती है, उसे सेंट्रल कमांड की जरूरत ही नहीं है। आईआरजीसी ने इसे 2005 में इसीलिए बनाया था ताकि अगर कोई दुश्मन उनकी टॉप लीडरशिप को खत्म भी कर दे तो भी देश लड़ता रहे। अब ये डिसेंट्रलाइज्ड स्ट्रैटेजी तो है, लेकिन इसे ताकत कहां से मिल रही है? वो मिल रही है ईरान के जबरदस्त और बेहद घातक मिसाइल जखीरे से। 2026 की शुरुआत तक ईरान के पास 2500 से ज्यादा ऑपरेशनल बैलिस्टिक मिसाइलें थी। ये मिडिल ईस्ट के सबसे बड़े और सबसे विविध जखीरों में से एक है। लेकिन यहाँ बात सिर्फ गिनती की नहीं है, असल खेल है उस एडवांस टेक्नोलॉजी का जो इन मिसाइलों को इतना खतरनाक बनाती है। मार्च 2026 में ईरान के विदेश मंत्री ने कहा था, तेहरान पर जितने बम गिराने हैं गिरा दो, हमारे लड़ने की ताकत पर कोई असर नहीं पड़ेगा। अब ये सिर्फ खोखली धमकी नहीं थी, ये आत्मविश्वास था जो उनकी एक खास टेक्नोलॉजिकल बढ़त से आ रहा था। और वो टेक्नोलॉजी क्या है? ईरान के मिसाइलें एक खास चीज का इस्तेमाल करती हैं जिसे डिकॉय स्वॉर्म्स कहते हैं। होता यह है कि जब मिसाइल हमला करती है तो वो अपने साथ दर्जनों नकली सस्ते डिकॉयज भी छोड़ती है। अब पेट्रियट और एरो 3 जैसे महंगे डिफेंस सिस्टम कंफ्यूज हो जाते हैं कि असली वॉरहेड कौन सा है। वो अपने लाखों डॉलर वाले इंटरसेप्टर इन सस्ते डिकॉय को मारने में बर्बाद कर देते हैं और असली मिसाइल अपने टारगेट तक पहुंच जाती है। रणनीति बहुत सिंपल है, दुश्मन के डिफेंस को ही थका दो। और यहीं पर इस पूरे संघर्ष की सबसे बड़ी विडंबना, सबसे बड़ी आयरनी सामने आती है। वो हमला जो ईरान के शासन को तबाह करने के लिए किया गया था, शायद वही हमला अब उस शासन को बचा रहा है। चलिए देखते हैं कैसे।
अमेरिका ने कहा था कि ये हमला खुद के बचाव में किया गया एक प्री-एम्प्टिव स्ट्राइक था, लेकिन खुद पेंटागन ने कांग्रेस को बताया कि ईरान किसी हमले की तैयारी नहीं कर रहा था। अमेरिका ने कहा कि लक्ष्य ईरान को न्यूक्लियर हथियार बनाने से रोकना था, लेकिन इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी ने कंफर्म किया कि किसी न्यूक्लियर साइट पर हमला हुआ ही नहीं। मतलब युद्ध के लिए जो वजहें बताई गईं, उन पर अब अमेरिका के अपने ही इदारे सवाल उठा रहे हैं। सोच ये थी कि हमले के बाद ईरान की जनता अपनी ही सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतर आएगी, एक क्रांति हो जाएगी, लेकिन हुआ इसका ठीक उल्टा। इस बाहरी हमले ने ईरान के लोगों को एक कॉमन दुश्मन के खिलाफ अपनी सरकार के साथ एकजुट कर दिया है। तो सवाल ये उठता है कि ये जंग तो हुई थी रेजीम चेंज यानी सत्ता परिवर्तन के लिए, लेकिन अब इसकी ज्यादा संभावना कहाँ दिख रही हैं, ईरान में या अमेरिका में? जिस चाल को एक मास्टर स्ट्रोक समझा जा रहा था, वो बुरी तरह से बैकफायर कर गई है, जिसने एक नए ना खत्म होने वाले युद्ध को जन्म दे दिया है। और इसके राजनीतिक नतीजे क्या होंगे, ये बहुत बड़े सवाल खड़े करता है।